It is with great pride and honor that we now welcome Dr. Sudhanshu Trivedi ji, an eminent national spokesperson of Bharatiya Janata Party, a visionary leader, renowned orator, and a distinguished scholar. Dr. Trivedi ji also holds a PhD in mechanical engineering from the esteemed Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, along with a master's degree in the same field. We are truly honored to have him with us today. And it is with great pleasure that we invite Sir to address the gathering and share his precious insights. Chairman of the Jaipuria Institute, Honorable Shri Sharad Jaipuria जी, जिनके की प्रबल आग्रह की वजह से ही मुझे आज यहाँ आना पड़ा। वाइस चेयरपर्सन मिसेस अंजलि जयपुरिया जी, प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज मैडम प्रोनिमी चोपड़ा जी, प्रिंसिपल नवसृजन मैडम आशा चड्ढा जी, और इस प्रांगण में उपस्थित सभी बच्चों, अभिभावक और जो टीचर्स हैं। अभी आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अभी जो कुछ बोला अंजलि जी ने, उसमें उन्होंने एक फ्रेज यूज किया कि स्वाति की बूंद। शायद बच्चों में से बहुतों को पता हो या ना पता हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर अवेलेबल इन द नेचर, तो वो क्या होता है कि जो पहली बरसात होती है उसके बाद जो आसमान से पानी की बूंद आती है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द प्योरेस्ट। और हमारे यहाँ मान्यता मानी गई है, चूंकि भिन्न भिन्न नक्षत्रों में, यानी इन द वेरियस प्लेनेटरी कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न्स ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो माना जाता है स्वाति नक्षत्र से के समय में जो बूंद गिरती है पानी की, वो बहुत प्योरेस्ट होती है। मगर जो अंजलि जी ने कहा, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि स्वाति की बूंद ऊपर से गिरती है, पर वो जाती कहां पर है इस पर निर्भर करता है कि वो क्या बनेगी। कहा गया है, रहीम का एक दोहा है कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। अर्थात स्वाति की बूंद यदि कदली फल में गिरती है तो कपूर बन जाती है। जैसा उन्होंने बताया कि अगर सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, वही सांप के मुंह में पहुंच जाए तो जहर बन जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज के जो हमारे बच्चे हैं वो भी एकदम प्योरेस्ट फॉर्म के हैं, स्वाति नक्षत्र के पानी की तरह। अब ये डिपेंड करता है कि उनको संस्कार कैसे दिए जाते हैं, तो ये तय होगा कि वो मोती बनते हैं या मोती नहीं बनते हैं। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का मैंने वातावरण देखा और जिस प्रकार का मैंने संस्कारों के प्रति आग्रह और उन संस्कारों को व्यवस्थित रूप से बच्चों के मन में स्थापित करने की व्यवस्था यहां देखी, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर वो व्यवस्था है कि वो बच्चे जिनकी इनर स्पिरिट स्वाति की बूंद की तरह है, उनमें मोती बनने की पूरी संभावना रहेगी। और यहां हम यह भी कहना चाहेंगे कि यहां सब स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यह हमारा अमृत काल है, यानी हमारा 75 years of independence we have just completed, and our target is when we will complete the 100 years of independence, that is in 2047, तब तक हमें इस देश को एक मुकाम पर ले जाना है। अब आप समझिए कि अमृत काल किसके लिए है? ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इन्हीं के लिए है, क्योंकि आज से 23 इयर्स के बाद ये बच्चे किसी न किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठकर देश के अंदर किसी न किसी महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहे होंगे। हम लोग तो तब तक एजेड हो गए होंगे। तो उन्होंने कहा है कि इस अमृत काल में हमें 5 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, वी हैव टू मेक इंडिया डेवलप्ड कंट्री, तब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। दूसरा, इसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त कर देना है। तीसरा, इसके लिए हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना है। और चौथा, इस सब के लिए हमको कर्तव्य करना है। और पांचवा है कि वो कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है, यानी हम सबको मिलकर करना है। और मैं कह सकता हूं कि आप लोग जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्रयास भी है,
सांस्कृतिक विरासत पर गौरव का प्रयास भी है और सामूहिक रूप से कर्तव्य करने का भी प्रयास है, दिखाई पड़ रहा है। परंतु आपने सुना होगा कि इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन, क्योंकि सबसे यंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ, परंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। अभी आपने देखा कि कार्यक्रम की शुरुआत हुई दीप प्रज्वलन के द्वारा। दीप प्रज्वलन के समय जो श्लोक बोला गया वो क्या था? वो श्लोक नहीं, मंत्र है, ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्वजम होतारम रत्नघातमम। ये जानते कहां का है? ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम मंत्र है। ऋग्वेद जिसे माना जाता है कि जो डॉक्यूमेंटेड स्क्रिप्चर्स अवेलेबल हैं और जिनकी कंटिन्यूटी अवेलेबल है, उसमें ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है, जिसकी कि वेस्टर्नर्स भी 1500 बीसी मानते हैं। हमारे हिसाब से तो वो हजारों साल पहले का है और लाख से पहले का भी जाता है, परंतु जो लोग मानते हैं वो भी कम से कम 1500 बीसी का तो मानते हैं, यानी जिस जमाने में दुनिया के ज्यादातर देश थे ही नहीं। आप सोचिए, एक यंगेस्ट नेशन में ओल्डेस्ट प्रेयर अगर यहां पर सुनाई पड़ रही है, इट मींस द रियल ट्रूथ इज वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन। तो हमारे पास एक सुनहरा भविष्य है। A very sparkling future is awaiting us and a very graceful golden past is inspiring us. जैसा कि अभी आपकी वाइस चेयरमैन जी ने कहा कि पीस थोड़ी देर के लिए रखनी पड़ती है। अब आजकल पीस ही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी हम जा रहे थे तो एग्जीबिशन में बच्चे तरह तरह की चीजें बता रहे थे, तो उसमें मोबाइल के ऊपर कि किस प्रकार से एक ने मोबाइल के पॉजिटिव पॉइंट बताए, एक ने मोबाइल के नेगेटिव पॉइंट बताए। ये ठीक है कि हमें साइंस के डेवलपमेंट ने बहुत कुछ दिया है। वैसे आज के दिन का भी उसमें एक महत्व है। आज 21 नवंबर है। आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो या कुछ को न पता हो, ये जिसमें हम बोल रहे हैं ना, ये माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, इसकी घोषणा कि एक फोनोग्राफ मशीन बन गई है जो कि रिकॉर्ड करके बना सकती है, उसकी औपचारिक घोषणा 21 सितंबर 1877 को हुई थी, जिसका श्रेय एडिसन को दिया गया था। वहां से शुरुआत हुई और फिर आज हम बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचे? इंटरनेट के दौर में पहुंच गए। मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में है। तो हमने एक पंक्ति सुनी थी, हम बहुत ज्यादा मोबाइल में मसरूफ होते चले जा रहे हैं। घर के अंदर एक कमरे में बैठे हुए 4 लोग एक दूसरे से बात न करके अपना अपना मोबाइल देख रहे होते हैं। तो मैंने एक पंक्ति आज की इस परिस्थिति पर बहुत सार्थक नजर आती है, जो बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए कि आजकल तो तेज बहुत हर शख्स की रफ्तार है। आजकल तेज बहुत हर शख्स की रफ्तार है। कल तक उस पर साइकिल थी, आज उस पर कार है। अब तो उस पर मोबाइल है, इंटरनेट और फैक्स भी। अब तो उस पर मोबाइल है, इंटरनेट और फैक्स भी। बात करना अब मगर खुद से भी दुश्वार है। आजकल तेज बहुत हर शख्स की रफ्तार है। तो जो अभी आपकी वाइस चेयरमैन मैडम ने कहा कि अगर अंतर की तरफ आप देखेंगे तब आप अपने को पहचान पाएंगे। और वैसे आजकल तो मोबाइल के दूसरे उपयोग भी होने लगे हैं जो डिस्ट्रैक्टिव मैकेनिज्म में है, पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजों में। हमारे इसी इलाके में जो अयोध्या का जनपद है, जिसका नाम पहले फैजाबाद था, उसके एक शायर हुए हैं रफीक शदानी। उन्होंने भी आज की इस परिस्थिति के ऊपर कटाक्ष करते हुए एक कविता लिखी थी। तो उन्होंने कहा कि घर घर मोबाइल पहुंच गई, लड़का देखो, ये थोड़ा अवधी भाषा में है, घर घर मोबाइल पहुंच गई, लड़का देखो, सब मजनू से सुरताल मार कर बैठे हैं, और घर से निकले पढ़े का, कॉलेज गए नहीं, सब पुलिया पर मिस्ड कॉल मार कर बैठे हैं। तो आप किसी भी चीज का सकारात्मक यूज भी कर सकते हैं और नकारात्मक यूज भी कर सकते हैं। ये आपकी टीचिंग पे निर्भर करता है। परंतु आप सकारात्मक यूज करेंगे या नकारात्मक यूज करेंगे, ये इस पे डिपेंड करेगा ना कि आप कितने स्मार्ट हैं। आजकल हर बच्चा स्मार्ट बनना चाहता है, स्मार्ट किड, स्मार्ट स्टूडेंट। पर स्मार्ट कौन होता है? हम सब के दिमागों में ये भरा जा रहा है कि स्मार्ट वो है कि मैं किसी की बात ऐसे थोड़ी एक्सेप्ट कर लूंगा। मेरे मदर फादर ने कहा क्यों मान लूंगा मैं, मेरे बड़े भाई बड़ी बहन ने कहा क्यों मान लूंगा मैं। जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा।
ये एक थॉट प्रोसेस बच्चों के दिमाग में बैठाला जा रहा है। और इसको आप ये भी समझिए कि ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो फ्यूचर में किस ढंग से आपको प्रभावित या परवर्ट किया जा सके, डिस्टॉर्ट किया जा सके, उसके लिए भी काम कर रहा है। जैसे आप देखते होंगे आजकल टीवी के एड्स देखते होंगे तो हर टीवी एड में एक 8-10 साल का बच्चा या बच्ची अपने माँ बाप को ज्ञान देता हुआ दिख रहा है। मैं बताऊंगा कि इसके पीछे सोर्स क्या है, मगर मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो स्मार्ट बनिए। मगर स्मार्ट कैसे बनेंगे? अब मैं बता रहा हूं, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे चलते हुए जा रहे थे और एक बड़ा गर्म, जिसे कहते हैं ना कि एक हॉट पॉट रखा हुआ है जिसमें गर्म खाना रखा है, गर्म दूध रखा है। दोनों की मां ने उनसे कहा कि बेटा इसको छूना नहीं, जल जाओगे। एक बच्चे ने कहा ऐसे कैसे हम मान लेंगे, मैं तो बड़ा इंडिपेंडेंट हूं, मैं तो बड़ा लॉजिकल हूं, जब तक खुद नहीं एक्सपीरियंस कर लूंगा कैसे मानेंगे। उसने जाके उसको टच किया, फिर वो जल गया, फिर वो चिल्लाया, फिर उसकी मदर आई, उसने उसको ऑइंटमेंट लगाया। दूसरे बच्चे ने अपनी मदर की बात मान ली और उसने टच नहीं किया। जब तक ये बच्चा बेचारा चिल्लाकर ऑइंटमेंट लगा के तैयार हुआ तब तक तो वो बहुत आगे निकल गया। इसका अर्थ हुआ जिंदगी की दौड़ में वो आगे नहीं जाता है जो अपने अनुभवों से सीखता है, जिंदगी की दौड़ में वो आगे जाता है जो दूसरों के अनुभव से शिक्षा लेकर आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए स्मार्टनेस इसमें नहीं है कि आपको हर व्यक्ति दिमाग में ये भरे कि जब तक तुम खुद ना कन्विंस होगे आगे बढ़ोगे। तुम ये देखो कि तुम्हें जो बताया जा रहा है, जो आपके मदर फादर बता रहे हैं, जो आपके टीचर्स बता रहे हैं, उन्होंने आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस देखा है और वो आगे जा रहे हैं। वो उस रास्ते पे आप आगे निकलेंगे, आप क्विकली बहुत तेजी से आगे चलते चले जाएंगे। दूसरे शब्दों में आप ये कहें कि अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें और आप किसी रूम में खड़े हो जाएं तो आप टच करते करते जाने की कोशिश करेंगे तो बिल्डिंग के बाहर निकलने में आपको कई मिनट लग जाएंगे। वही कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मदद कर दे तो आप 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे। मदद किससे लेनी है, इसका उदाहरण हमारी परंपरा और धर्म संस्कृति में है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की दिनचर्या के बारे में जब तुलसीदास जी कहते हैं तो वो क्या कहते हैं? सुबेरे उठ के भगवान क्या करते हैं? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। सबसे पहले माता पिता और गुरु, इनको अपना मस्तक नवाते हैं। अब इसी में सीक्वेंस भी देखिए, आपको जिंदगी में जहां जहां प्रॉब्लम महसूस हो रही है बच्चों को समझना चाहिए। सबसे पहले मदर से बात करो, फिर जरूरत पड़े फादर से बात करो, फिर टीचर से बात करो, मात पिता गुरु नावहि माथा। एक एक चीज का सीक्वेंस ऐसा है कि वो सीक्वेंस आपको बताने के लिए पर्याप्त। और हमारे यहाँ तो सीक्वेंस इस ढंग का है जिसे समझना चाहिए। हमारे दिमागों में बहुत सी चीजें भरी हैं। जैसे अभी मान लीजिए हमारे कुछ वीडियो दिखा रहे तो मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। जैसे हमने कहा कि 360 डिग्री में 360 डिग्री क्यों होते हैं सर्किल में, वो अलग विषय है। मगर ये बताइए, आज हम यहां पर हैं और आज थर्सडे है, तो ये जो सप्ताह के 7 दिन है इनका सीक्वेंस, ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये तो पूरी दुनिया में माना जाता है। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ अलग है और यूरोप में अलग है और अफ्रीका में अलग है, अमेरिका में अलग है, इंग्लैंड में अलग है, तो सब जगह माना जाता है। तो ये सीक्वेंस किसने तय किया है? हु हैज डिसाइडेड कि संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा? क्योंकि इसमें जो लोग सो कॉल्ड लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस तो दिखता नहीं है। अगर आप ये कहें कि आप बड़े से छोटे की तरफ बढ़ रहे हैं तो द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर, फॉलोड बाय सैटर्न। तो पहले बृहस्पति आना चाहिए, फिर शनि आना चाहिए। अगर आप कहें कि छोटे से आगे बढ़ रहे हैं तो बुध है, फिर मंगल है, फिर शुक्र आना चाहिए। आप कहें सन के डिस्टेंस से आगे बढ़ रहे हैं तो नियरेस्ट इज मरकरी, बुध, देन कम्स शुक्र वीनस, देन कम्स मंगल। तो ये सीक्वेंस का रीजन क्या है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका रीजन प्योरली एब्सोल्युटली साइंटिफिक है और वो भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा से निकला है। जो इसमें बता रहे थे हमारे इस वीडियो में कि वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। भले ही ज्योतिष को लोग किसी दूसरे ढंग से व्यक्त करने लगते हैं, परंतु ज्योतिष के 2 पार्ट हैं, गणित और फलित। और ये सारा का सारा कैलकुलेशन प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हुआ था। चूंकि 9 ग्रह हैं इसलिए 9 अंक हैं।
अब आप यहां आइए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य पहला ग्रह है, और आप लोगों ने अगर होरा का नाम सुना हो, जो लोग किसी किसी पंडित जी के पास गए होंगे तो कहते हैं ना आज की होरा ये है, आज की होरा ये। होरा वर्ड जो है ये संस्कृत के अहोरात्र से बना है, यानी दिन और रात्रि को मिलाकर अहोरात्र कहते हैं। आप आ और त्रा हटा दीजिए तो होरा हो जाता है। ये वेस्ट में हॉरोस्कोप शब्द वहीं से गया है, ये होरा से ही अपभ्रंश होकर हॉरोस्कोप गया। इसलिए सूर्य का जो होरा होता है 24 घंटे बाद, यानी जब अगला दिन शुरू होगा, नेक्स्ट डे का 25th आवर का जो पहला होरा होगा वो चंद्रमा का होगा, और जब चंद्रमा के बाद नेक्स्ट डे 24 आवर्स कंप्लीट होंगे, 25th ईयर का पहला होरा जो होगा वो मंगल का होगा, उसके नेक्स्ट बुध का होगा। दिस इज द सीक्वेंस वाई दिस इंटायर वर्ल्ड इज फॉलोइंग संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे तक। आप कहेंगे जी कैसे मान लें? अब मैं आपको बताता हूं। आप में बहुतों ने देखा होगा अपने घर में जब पूजा होती है, 9 ग्रह का मंत्र याद है? 9 ग्रह मंत्र क्या बोला जाता है जब पंडित जी बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु, सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। नाउ लुक एट द सीक्वेंस। वो कहते हैं भानु मीन्स सूर्य, देन शशि संडे के बाद मंडे, भूमि सुतो यानी मंगल, बुधश्च, गुरुश च शुक्र शनि। आ गया ना सीक्वेंस। और हम सब इसको पूजा में जब तब यूज करते हैं जिस दिन पूजा होती है, ठीक है। अब ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी और होरा के बारे में लोगों को नहीं पता होगा, मगर ये बताइए ये हमको पता है और हमारा ही संपूर्ण दुनिया उसको फॉलो कर रही है। अब जो लोग होते हैं, आजकल भी बहुत सारे लोगों में गुलामी की मानसिकता ऐसे भरी हुई है कि 4 लोग सोशल मीडिया पे कूद पड़ते हैं आगे, ऐसा कैसे था, हमारे यहाँ कुछ नहीं था, हमारे यहाँ सब खराब था, ऐसा कैसे कह दिया। तो मैं उनसे आज विनम्रता से पूछना चाहता हूं, मेरे भाई अगर आपको इस पे आपत्ति है, हमने तो सोर्स भी बता दिया, श्लोक भी बता दिया, अब आप मुझे बता दीजिएगा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे का रीजन क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाला समय, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर अमृत काल आना है तो अपने मन का विष हटाना है। विष हटेगा तब आपके अंदर का जो अमृत भाव है वो स्वतः उभर के सामने आएगा। इसीलिए हमारे यहां की सोच और वेस्ट की सोच में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, ये बच्चों को समझना चाहिए। वेस्ट में माना जाता है एजुकेशन का काम क्या है? टू इम्पार्ट सर्टेन सेट ऑफ नॉलेज एंड सर्टेन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्टेन सेट ऑफ सब्जेक्ट्स इन योर माइंड। ये माना जाता है एजुकेशन। हमारे कहा गया ना, इसका मतलब हम पहले मानते हैं हम फंडामेंटली हमारा दिमाग खाली था और उसमें इंफॉर्मेशन भरी जा रही है, तो धीरे धीरे हम डेवलप हो रहे हैं। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि फंडामेंटली हम ज्ञान के स्वरूप हैं। हमारे ऊपर माया का आवरण आ गया है, जैसे कि एक शीशे के ऊपर ढेर सारी धूल जम गई हो, धूल हटाते जाइए, शीशा साफ होता चला जाएगा और आपको अपना ओरिजिनल स्वरूप दिखाई पड़ने लगेगा। इसीलिए आप में से बहुतों को यदि न पता हो तो हमारे यहां जो गुरु और शिष्य शब्द है, इसका अर्थ जानते क्या है? गुरु शब्द का डेफिनेशन संस्कृत में यह है कि गु शब्दस्तु अंधकार स्यात्, रु शब्दस्तन निवर्तिका, अंधकार निवर्तित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गु का अर्थ होता अंधकार, गुह शब्द कहते हैं, और रु का अर्थ होता है उसका निवारण करना, डिस्ट्रॉय करना, डिसिपेट करना। तो अंधकार का निवारण जो करे वो गुरु है। अब एक और बात समझिए, शिष्य शब्द का अर्थ बहुतों को नहीं पता होगा। शिष्य शब्द जानते हैं कहां से आया है? इसी में सारा क्रक्स है कि हमारे यहां ज्ञान कैसे प्राप्त होता था। आपने हिंदी या संस्कृत में शेष शब्द सुना है, जिसका मतलब होता बचा हुआ, ये शेष बचा, रेजिडुअल। शिष्य शब्द शेष का एडजेक्टिव है। तो गुरु का काम क्या है? केवल उसमें से निगेटिव एलिमेंट्स निकाल दिए, जो शेष बचा वो शिष्य था। और वो शेष क्या है? वो एब्सोल्यूट है। केवल उसे अपने नॉलेज का बेस नहीं पता था, उसे अपना एब्सोल्यूट स्वरूप भूल गया था वो, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट कंपोजिशन और डिपोजिशन ऑफ द सर्टेन वर्ल्डली थिंग्स। इसीलिए गुरु शिष्य का जो श्लोक बोला जाता है वो क्या कहता है? ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी वो कहते हैं मैं पूर्ण हूं और ये भी पूर्ण है।
और मैंने इसमें से पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया है, अब जो शेष बचा है वो पूर्ण है। यू टेक इंफिनिटी आउट ऑफ द इंफिनिटी, द रेजिडुअल विल ऑलवेज बी द इंफिनिटी। तो हमारे यहां माना गया सब आत्मस्वरूप हैं, इसीलिए हमारे धर्म संस्कृति में क्या कहा गया है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, वी आर नॉट एन एनिमल। क्या पढ़ाया जाता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। अरे भाई हम जानवर नहीं है भाई, देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन कंसीडरिंग योरसेल्फ एज एन एनिमल ऑब्जेक्ट एंड द डिवाइन ऑब्जेक्ट। हम कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, वी आर बेसिकली द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी, वी आर नॉट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द एनिमल ऑब्जेक्ट। भगवान बुद्ध ने भी कहा आत्मदीपो भव, अपदीपो भव, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, और वो मिलता है शांति से जब आप खोजना शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब हमारे सोसाइटी और देश में भी कैसे दिमाग में भरा हुआ है, वो जो जिसे कहता है ना, जो सेटलमेंट ऑफ द निगेटिव एलिमेंट है वो हटाना है। अभी मैंने आपसे एडिसन का उल्लेख किया। अब आप ये समझिए आज हम टेक्नोलॉजी के इस युग में हैं, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है, इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया है। पर इसकी पहली शुरुआत कब हुई थी? जब मार्कोनी ने पहला रेडियो सिग्नल आज से करीब 120 साल पहले ट्रांस अटलांटिक भेजा था, जहां से माना जाता है कि रेडियो वेव्स की शुरुआत हुई, और वही चीज आज बढ़ते बढ़ते 100-125 साल में यहां तक पहुंची। परंतु आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता हो, अगर तो जाके चेक कर लीजिएगा, जिनको पता है वो देख सकते हैं। रेडियो वेव्स की जो पहली खोज थी वो वास्तविकता में भारत के जगदीश चंद्र बोस जी ने की थी। ये ठीक है कि वो पेटेंट हम नहीं करा पाए थे, और इस बात को 2012 में इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग IEEE ने एक्सेप्ट किया है कि द फादर ऑफ रेडियो वेव्स इज JC बोस। तो कुछ लोग ये कहते हैं ना साहब आपसे पुरानी बात कर रहे हैं, आधुनिक में हमने क्या किया है, तो मैं बताना चाहता हूं ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ने करके दिखाया। अभी जिसका वो बता रहे थे प्लास्टिक सर्जरी वाला कि 1793 में ये घटना हुई, जिसको 1794 में लंदन की मैगजीन द जेंटलमैन में टॉमस क्रूजो और जेम्स पिंडल ने ये एक रिसर्च पेपर दिया कि भारत में उन्होंने देखा, इसमें जो आगे का जो इसमें पोर्शन रहेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने ये लिखा है कि 1793 में नासिक जिले में उन्होंने देखा कि एक कटी हुई नाक को किस ढंग से माथे पर से वो स्किन निकाली गई और उसको सेटल करके कुछ दवाइयों के साथ सेटल किया गया। आफ्टर फ्यू डेज द नोज वर लुकिंग ऑलमोस्ट नॉर्मल एंड दे वर एस्टोनिश्ड। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जानते क्या है? वो करने वाले लोग कौन है? वो दोनों साइंटिस्ट या दोनों जो स्कॉलर हैं वो लिखते हैं कि ये प्लास्टिक सर्जरी करने वाले जानते हैं किस कम्युनिटी के थे? कुम्हार कम्युनिटी के, पॉट मेकर्स, प्रजापति, जो आज की डेट में OBC कहे जाते हैं। आप सोचिए कि हमारा नॉलेज कितना डेवलप था और समाज के हर वर्ग को कितना सहज रूप में उपलब्ध था, यह इसका प्रमाण है। और यह प्रमाण लंदन में 1794 में छपी हुई मैगजीन के डिटेल में दिखाई पड़ रहा है। इसके बावजूद हमारे दिमागों में यह चीज भरी जाती है कि साहब अमुक को पढ़ नहीं पाते थे, अमुक के पास ज्ञान नहीं था, अमुक के पास जानकारी नहीं थी। इसलिए चूंकि आप लोग एजुकेशन की फील्ड से हैं, तो यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, मगर मैं रिपीट करना चाहता हूं कि विलियम एडम्स की रिपोर्ट है बंगाल प्रेसिडेंसी की 1820 के आसपास। वो ये कहते हैं कि इंडिया में रेट ऑफ लिटरेसी ये है कि बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसमें आज का वेस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश, उड़ीसा, आज का झारखंड और बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता था, उसमें वो कहते हैं 1 लाख गांव हैं। ये ब्रिटिश रिपोर्ट है। 1 लाख गांव हैं और 1 लाख स्कूल हैं। रेट ऑफ लिटरेसी 80 to 85% है। और उसमें छात्रों की जातिवार संख्या नहीं, टीचरों की भी जातिवार संख्या है। और यहां पे मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, उसमें जिनको आज हम शेड्यूल कास्ट में भी सबसे लोएस्ट कैटेगरी की कास्ट मानते हैं, उनके भी कितने टीचर्स हैं। ये विलियम एडम्स की रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट 1820 के आसपास इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर थी, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में सबमिटेड है, और 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उसको रिपब्लिश किया था। और सुनिए, मद्रास प्रेसिडेंसी की टॉमस मुनरो की रिपोर्ट,
वो तो इतना डिटेल देती है कि 90% से ऊपर रेट ऑफ लिटरेसी है। मद्रास प्रेसिडेंसी में आज का लगभग 2/3 दक्षिण भारत आता था। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया कि हमारे दिमागों में बहुत सी ऐसी बातें भरी हुई हैं। अगर भारत में हमको आगे बढ़ना है तो जैसा मैंने आपको बताया कि जेसी बोस जी को क्रेडिट नहीं मिला, पर जिनका क्रेडिट मिला उनके बारे में बताता हूं। अभी फिजिक्स की लैब में हम लोग गए थे। ये बताइए फर्स्ट फिजिक्स का साइंटिस्ट कौन था जिसको नोबेल प्राइज मिला, इंडियन साइंटिस्ट? वो थे सीवी रमन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था। और आप में से शायद बहुतों को पता हो कि रमन्स इफेक्ट होता क्या है। रमन्स इफेक्ट ये होता है कि जैसे समुद्र नीला दिखता था तो पहले साइंस ये मानती थी कि आसमान नीला है, उसका रिफ्लेक्शन समुद्र के पानी में दिखता है, इसलिए समुद्र नीला दिखता है। सीवी रमन ने प्रूव किया कि स्कैटरिंग जो होती है लाइट की, वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड अगर कोई होता है तो वो नीला रंग होता है, यानी सबसे ज्यादा अगर डिसिपेट होती है वेव तो वो ब्लू कलर की होती है, इसलिए वो नीला दिखता है। अब यहीं पे मैं बात कहूं, वेस्ट वाले बाहर से इन्फ्लुएंस सोचते रहे, सीवी रमन साहब अंदर से सोचे तो रमन इफेक्ट दिखाई पड़ गया। एंड सीवी रमन वॉज नॉट द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। दिस इज नॉट फुल ट्रूथ। The full truth is he was the first non-white, non-European to get a Nobel Prize of any branch of fundamental science. वो भी भारत ने दिया। और यहां पर मैं बच्चों से एक और बात कहना चाहूंगा, रमन्स इफेक्ट से समझिए कि आपको जिंदगी में क्या सीखना है। अगर एक कारपेट आपको हरी नजर आ रही है या कोई चीज नीली नजर आती है, ये क्यों होती है? मुझे लगता है 7th 8th ऑनवर्ड्स जो बच्चे होंगे वो उस बात को समझते होंगे कि आपको हरा रंग क्यों दिखता है। माना यह जाता है कि उस ऑब्जेक्ट ने सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए। लाइट के 7 होते हैं ना कलर्स, विबग्योर, ये सबने पढ़ा होगा ना। जो 7 कलर्स हैं वो 7 फ्रीक्वेंसीज हैं, तो वो एब्जॉर्ब हो गई। सिर्फ हरा रंग रिफ्लेक्ट किया गया तो आपको हरा दिखाई पड़ता है, नीला रिफ्लेक्ट किया गया तो आपको नीला दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ? आपने जो एब्जॉर्ब कर लिया वो समाज में आपकी पहचान नहीं बनता है, जो आपने रिफ्लेक्ट करके दिया वो समाज में आपकी पहचान बनता है। और इसीलिए जो रमन्स इफेक्ट कहता है कि नीला रंग सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, तो हमारे यहां क्या कहा गया है कि जो आप समाज के लिए देते हैं। और अब आप कहेंगे साहब ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, ऐसा करता कौन है? तो हमारे यहां करके दिखाया गया है। हमारे यहां महात्मा गांधी का स्थान ऊपर है, जो लोग प्रधानमंत्री रह लिए उनका स्थान उतना ऊपर नहीं है। नेहरू बड़े नहीं माने जाते, प्रधानमंत्री रहने के बावजूद गांधी बड़े माने जाते हैं जिसने त्याग किया। हमारे यहां राजा राम और राजा हरिश्चंद्र दोनों सबसे बड़े राजा माने गए, इसलिए नहीं कि बड़ा बड़ा इलाका जीता, इसलिए कि बड़ा बड़ा त्याग किया। हमारे यहां बड़ा सेठ कौन? भामाशाह, जिन्होंने त्याग किया। इसीलिए हमारे यहां जो देता है वो बड़ा माना जाता है। और वैसे थोड़ा सा जो बच्चे 11th और 12th के होंगे वो शायद इसको समझ सकेंगे। केमिस्ट्री में 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं ना, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं कि 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये होता है कि एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, उस कारण से बॉन्डिंग होती है। विच इज स्ट्रॉन्ग? द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। यानी नेचर भी बताती है साझे में संबंध उतना प्रगाढ़ नहीं होता है जितना त्याग करने के बाद प्रगाढ़ होता है। तो अब आप ये समझिए, इसलिए मैंने कहा आप और आगे आइए। आज की डेट में जब साइंटिफिक डेवलपमेंट और आगे बढ़ा तो जीन्स और जीनोम सीक्वेंसिंग की आपने बात सुनी होगी। तो डीएनए का स्ट्रक्चर के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला? 1960s के डिकेड में वॉटसन क्रिक को। पर उसके साथ भारत के एक साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना को भी मिला। इसका मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट में, मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट में भी भारतीय जो हमारे वैज्ञानिक हैं या जो हमारे भारतीय नॉलेज है वो फोर फ्रंट पे है। और ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, आपको फिर रिमाइंड करना चाहता हूं कि 21st सेंचुरी की अब तक की सबसे बड़ी खोज क्या है? हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल, जो 2012 में सन लेबोरेटरी में खोजा गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि दिस इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स, जहां से सारा यूनिवर्स बना। और उसका नाम हिग्स बोसॉन किस लिए है कि वो 2 साइंटिस्टों के नाम पे जिन्होंने सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट दिया था। वन वाज मिस्टर पीटर हिग्स ऑफ इंग्लैंड, जिनके नाम पे हिग्स है, और बोसॉन
भारत के सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे है, जो भारतीय साइंटिस्ट थे। उन्होंने 40s और 50s में बोसॉन का कॉन्सेप्ट दिया था। साइंस ने आज उसको एक्नॉलेज किया है कि जो बोसॉन का कॉन्सेप्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था वही हिग्स फील्ड के अंदर उभरने वाला वो पार्टिकल है, और इसीलिए हिग्स बोसॉन उसका नाम रखा गया। इसका मतलब बिल्कुल मॉडर्न साइंटिफिक जो हमारे डेवलपमेंट है, प्राचीन काल से ले लीजिए और आधुनिक काल तक, हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसको आप ऐसे भी समझिए, जहां से मैंने बात शुरू की थी उधर की तरफ समाप्त करते हुए उधर की तरफ आता हूं। अगर वो स्वाति की बूंद गलत पड़ जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं। आज हमारे यंग बच्चों ने और हमारे जो टैलेंटेड यूथ ने, वो लोग आज जाके दुनिया के बड़े बड़े पदों पे जाके बैठे हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, गूगल का सीईओ इंडियन है, एडोब सिस्टम्स का सीईओ इंडियन रह चुका है, वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा हैं, पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई इंडियन है, अभी प्रीडेटर ड्रोन जिससे मिल रहा है वो जनरल एटॉमिक्स, अगर आपने उस कंपनी का नाम सुना होगा, उसके सीईओ विवेक लाल, वो तो यूपी के ही रहने वाले हैं, वो हैं। अब बताइए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, देखिए एक ही साथ 14 और 15 को 1947 को 2 बूंदें गिरे थी, एक इधर गिरी तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के सीईओ निकल रहे हैं, एक उधर की तरफ गिरी तो वहां कौन निकल रहा, लश्कर तैयबा का चीफ, जैश ए मोहम्मद का चीफ और अलकायदा का चीफ। ये इस बात को दर्शाता है कि आपके संस्कार क्या हैं, और संस्कार जहां ले जाएंगे राष्ट्र वहीं पहुंचता है। और चूंकि यहां पर महर्षि अरविंद, श्री अरविंदो, जिन्हें हम सब महर्षि अरविंद भी कहते हैं, बहुत जो आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत व्यक्ति थे, उनके विचारों से भी आप सब प्रेरणा लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भारत एक महान संक्रमण काल से गुजर रहा है, एंड दिस ट्रांजिशन पीरियड इज ऑफ 175 years, and he said that this transition period of 175 years started in 1836 by the birth of Sri Ramakrishna Paramhans. Sri Ramakrishna Paramhans was born in 1836, and if you calculate 175 completed in 2011, तो 2012 से भारत को आगे बढ़ना था, और 2012 के बाद कुछ तो भारत में परिवर्तन दिखाई है, उस पर मैं आगे नहीं बोलना चाहता, बट दैट ट्रांजिशन इज विजिबल, दैट हाउ इंडिया इज स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग आफ्टर 2012 and 13. नाउ द सिचुएशन हैज कम, इंडिया हैज बिकम द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बने, 4th बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, हम 3rd बिगेस्ट ऑटोमोबाइल बनाने वाले बने हैं, 2nd बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट को बनाने वाले बने हैं। और वो देश जिसको कहा जाता था कि ये तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो टेक्नोलॉजी को समझ नहीं सकते हैं, आज डिजिटल ट्रांजैक्शंस में दुनिया में नंबर 1 देश भारत बन के आया है। और सिर्फ नंबर 1 ही नहीं बना है, 46% ऑफ ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर डन इन इंडिया, जो अमेरिका से भी ज्यादा है और चाइना से भी ज्यादा है। तो आप ये समझिए कि वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन था वो दिखाई भी पड़ रहा है, और इसके साथ एक आत्मगौरव और वह आत्मबोध भी दिखाई पड़ रहा है। तो यदि श्री अरविंद ने कहा था तो वो बात हवा में नहीं हो सकती। आप आश्वस्त रहिए, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको किसी भी चीज से हार नहीं माननी है। प्रधानमंत्री जी ने एक किताब लिखी, एग्जाम वॉरियर्स, तो उन्होंने क्या कहा, एग्जाम को लेकर वरी मत करिए, वॉरियर मत बनिए, वॉरियर बनिए। यानी जो चुनौती आ रही उससे लड़ने का जज्बा रखिए, चुनौती के आगे झुकिए नहीं। क्योंकि हमारा आदर्श वाक्य क्या है, हमें प्रेरणा क्या देता है कि न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। तो आप जीवन में यह ध्यान रखिए और बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि भारत का भविष्य शानदार तरीके से उभर कर आने वाला है, और आप सब उसमें एक नई भूमिका निभाने वाले हैं। और मैं जो यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं उनसे भी एक अनुरोध करना चाहूँगा। आजकल बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि बड़े होने के बाद कहते हैं कि बच्चे परिवार को, संस्कार को, समाज को नहीं मान रहे हैं, माता पिता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, अक्सर हमारी जनरेशन, जिसमें हम लोगों की जनरेशन भी शामिल है,
जब हम बच्चे की परवरिश करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारा बेटा या बेटी पढ़ लिख कर बड़ा बन जाए, बाकी चाहे जो करे। और एक दिन आता है कि वो पढ़ लिख के बहुत बड़े पद पे पहुंच जाता है या पहुंच जाती है, फिर और चाहे जो करती है, तब आपको समझ में आता है जिंदगी में और चाहे जो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बड़े बड़े पदों पर पहुंचने से लेके। इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में जो पाया गया है, एक सर्वे किया गया कि दुनिया में कौन लोग, जो लोग मतलब काफ़ी एजेड हो गए, अपनी ज़िंदगी के एंड तक पहुंच गए, उनमें कहा गया सेटिस्फैक्शन इंडेक्स क्या है। तो सेटिस्फैक्शन उन लोगों का नहीं पाया गया जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हो लिए, मल्टीनेशनल में हो लिए, बड़े बड़े नेता बन लिए, बहुत पैसा कमा लिए। सेटिस्फैक्शन लेवल उनमें हाई पाया गया जिन्होंने जिंदगी में संबंधों को अच्छे ढंग से निभाया और संबंधों में उन्हें उतनी अच्छे ढंग से प्राप्ति भी हुई। इसलिए जीवन में दोनों का संतुलन रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको जीवन में अचीव नहीं करना है, अचीव करना है, पर इसका जो आधार है वो हमारे वेदों में, शुक्ल यजुर्वेद का जो एक अध्याय है ईशोपनिषद, वो क्या कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधः कश्चित् धनम। अर्थात हम एकमात्र संस्कृति हैं जो ये नहीं कहते, कुछ लोग कहते हैं या तो भोग करो, खूब भोग करो, मस्त रहो, दूसरा कहता है कुछ मत करो, छोड़ के सन्यासी बन जाओ। हमारे क्या गया, त्याग पूर्वक भोग करो। सब कुछ इस संसार में ईश्वर से व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी छोटा बड़ा दिख रहा वो सब ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, इसलिए उसका त्याग पूर्वक भोग। त्याग पूर्वक भोग क्या है, मुझे कपड़े की जरूरत है, 2 जोड़ी 4 जोड़ी 5 जोड़ी कपड़े पर्याप्त हैं, 50 जोड़ी कपड़े की मुझे क्या जरूरत है। इसीलिए उसे कहते हैं त्याग पूर्वक भोग। मैं बिजली की आवश्यकता है, बिजली में यूज करूंगा, परंतु मैं चलते समय लापरवाही में चला गया कि एसी भी ऑन है और पंखा भी ऑन है, ये भोग त्याग पूर्वक नहीं हुआ। जितनी जरूरत है उतनी बिजली चलाओ। गर्मी है, कोई बात नहीं, 24 डिग्री 25 डिग्री पे चलाइए एसी, नहीं मैं 16 डिग्री पे चलाऊंगा एसी, 18 डिग्री पे, और उसके बाद मैं कंबल ओढ़ के सोऊंगा, ये त्याग पूर्वक भोग नहीं है। तो हमारे यहां कहते हैं तेन त्यक तेन भुंजीता और मां गृधा कश्चित् धनम, किसी के धन का लोभ मत करो। इसलिए यू बी रेस्ट एश्योर्ड कि द टाइम ऑफ इंडिया इज कमिंग and you people have to make a very significant contribution to the country. We are the biggest nation in the world now in terms of population. We are the youngest nation in terms of younger population. We are the oldest civilization. जहां से मैंने बात शुरू की थी कि गौरवशाली हमारा अतीत है और संभावना से भरा हुआ भविष्य हमारे सामने आगे आ रहा है। और ये भी आप आश्वस्त रहिए कि जब हम दुनिया में राइज करेंगे तो दुनिया का कल्याण करने के लिए, भारत दुनिया का मित्र बनने के लिए आएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है, हमें विश्व मित्र बनना है। अब जानते हैं मित्र में अंतर क्या रहता है। एक लाइन में एक चीज और बता दूं, राजा विश्वामित्र थे ना, वो ऋषि विश्वामित्र थे, जब राजा थे तो उनका नाम था विश्वरथ, यानी सारे विश्व को कंट्रोल कर ले, वो फीलिंग होती है सुपर पावर बनने की। हम ये कहते हैं हम कंट्रोल नहीं करना चाहते, हम विश्व के मित्र बनना चाहते हैं, हम जगत के गुरु बनना चाहते हैं। और गुरु में और पावरफुल में अंतर क्या रहता है, जब आप किसी पावरफुल आदमी के पास में खड़े होते हैं तो आप थोड़ा हेजिटेंट महसूस करते हैं, कभी ठिठका हुआ महसूस करते हैं, कभी थोड़ा ऑफुल भी महसूस करते हैं, बुरा ना मान जाए, मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। पर जब आप गुरु के बगल में खड़ा होते हैं तो आप उत्साहित, आनंदित और आह्लादित महसूस करते हैं, यू फील एक्साल्टेड। तो वी आर हियर टू इंस्पायर and ignite the true spirit of the world in coherence। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, और अभी लास्ट में, कि अभी अभी अगर आपने देखा हो, हम फॉरेन रेमिटेंस में हमारा जो शेयर बाजार है वो दुनिया में 4थे नंबर पे आया। फॉरेन रेमिटेंस में हम चाइना से ऊपर गए हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी जमैका में हैं, जहां जमैका की बारबाडोस, जमैका और डोमिनिक रिपब्लिक, 3 देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। तो 19 देशों के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के इकलौते देश हो गए हैं। वैसे कोई पॉलिटिकल मंच नहीं, फिर भी इतना बोल दूं, लोग बोलते हैं जय फिलिस्तीन, यहां फिलिस्तीन ने भी अपना हाईएस्ट अवार्ड मोदी जी को दिया हुआ है। तो अंत में यह कहता हूं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। आप लोग याद रखिए, स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है,
और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। और जिस प्रकार से सर आपने हम सबको संबोधित किया, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आपके बाद बस बोल पाने का ही मुझे मौका मिला। और चाहे शेष से शिष्य हो या यंगेस्ट नेशन हो और ओल्डेस्ट नेशन टुगेदर हो, जिस प्रकार से आपने हम सबको अपनी पंक्तियों से उत्तेजित किया है, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो चुके हैं सब।